प्रियम्पशन का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट से आपको 2-3 लाइनों में करा देती हूँ। प्रियम्पशन मीन्स टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी प्रायर टू समवन एल्स। और ये राइट जो है एक किसी ओनर के पास होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी के एडजेसेंट जो भी प्रॉपर्टी अगर सोल्ड आउट हो रही है, अगर वो पड़ोस में है या उसकी कोई को शेयरर सेल कर रहा है या को लीगल हेयर सेल कर रहा है, तो उसको वो खरीद सकता है दूसरा बंदा। ठीक है। और प्रियम्पशन का राइट इस्लामिक लॉ के अंदर डिफाइंड है। और ये कौन कौन लोग प्रियम्प्ट कर सकते हैं? शाफी शरीक, यानी वो शख्स या को शेयरर होना चाहिए या फिर लीगल हेयर्स में से कोई एक को लीगल हेयर भी हो सकता है या पार्टनर भी हो सकता है दूसरे लफ्जों में। शाफी खिल्लत उसे कहेंगे जो कि इम्यूनिटीज अपेंडेजेस वगैरह में जिसका पार्टिसिपेशन हो, यानी जैसे कि राइट ऑफ वाटर है या राइट ऑफ वे शेयर होता हो या राइट ऑफ ईजमेंट के अंदर उसका कोई जो है वो पार्टिसिपेशन हो। और नंबर 3 के ऊपर हो गया शाफी जार, यानी नेबरर, कोई भी पड़ोसी हो सकता है। अच्छा, इसकी रिक्विजिट्स जो है वो क्या है? रिक्विजिट्स का मतलब हो गया कि इस राइट को अगर कोई शख्स अपना अक्वायर करना चाहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो कहे कि मुझे जो है आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, लेकिन उसने अपनी इंटेंशन उसको बताई ना हो। उस बंदे ने जो है वो ये नहीं कहा हो कि मुझे आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करें। जब तक कि उस शख्स ने अपनी इंटेंशन नहीं बताई होगी, ऑब्वियसली जो भी शख्स प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको क्या पता कि भाई मेरा जो पड़ोसी है वो जो है खरीदना चाहता है। ये तो उसको तब पता लगेगा कि जब तक उसकी इंटेंशन कन्वे होगी। ठीक है। अब इसके अंदर लीगल रिक्विजिट्स ये नंबर 1 तो हो गया कि शख्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए जो प्रियम्प्ट करना चाहता है, पहले वो ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू प्रियम्प्ट, यानी इन तीनों लोगों में से कोई होना चाहिए जो प्रियम्पशन का राइट जिसका अराइज होता हो। नंबर 2, सब्जेक्ट ऑफ प्रियम्पशन मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मस्ट बी प्रियम्प्टेड एज अ होल, यानी जिस प्रॉपर्टी को वो प्रियम्प्ट करना चाहता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये कहे कि मुझे इसका ये हिस्सा चाहिए और वो हिस्सा नहीं चाहिए। अगर वो अक्वायर करेगा तो कंप्लीटली एक पूरी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा। अब आखिर में आ जाती है हमारे पास फॉर्मेलिटीज। अगर वो जाकर अपनी इंटेंशन नहीं बताएगा और तलब नहीं करेगा, अपनी मतलब है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है या अपनी जो जरूरत है वो उसको नहीं बताएगा बेचने वाले को, या उसको जो है वो नहीं जाकर के डिमांड देगा अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक, या अपनी जरूरत नहीं बताएगा, तब तक वो शख्स जो है वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो केस फाइल करे। तो सबसे पहली जो डिमांड फर्स्ट टाइम उसको 3 दफा जाके डिमांड करना है। फर्स्ट होगी उसकी, ठीक है, सबसे पहले होगी तलब मुआसिबत मींस इमीडिएट एंड जंपिंग डिमांड कहलाती है। यानी जैसे ही जो प्रियम्पशन का राइट है जिसके पास उसको पता चलता है कि जनाब मेरी जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी है या जो मेरी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो सेल हो रही है, उसने जा करके सेलार से कहना है कि जनाब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए और आप मुझे ये प्रॉपर्टी सेल आउट करें। मैं आपको आपकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक आपको पे करने के लिए तैयार हूं। और ये जो जंपिंग डिमांड होगी ये वो अपने किसी भी मैनेजर को भेज के भी कर सकता है। वैसे अगर वो पर्सनली जाएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो खुद नहीं जा सकता, कहीं मुल्क से बाहर है, कहीं और बैठा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने बिहाफ पर अपने किसी मैनेजर को, अपने किसी एजेंट को या अपने भाई को भेजकर भी तलब मुआसबत, तलब इशद और तलब तमलीक कर सकता है। जंपिंग डिमांड के बाद उसने क्या करनी है? कन्फर्मेटरी डिमांड करनी है या फॉर्मल डिमांड करनी है। यानी ये तीनों डिमांड्स उसको अलग अलग करनी है। एक आज मिसाल के तौर पर या सुबह की है तो दूसरी जो तलब इशद है जिसमें वो अपनी इंतहाई जरूरत महसूस उसको कंफर्म करेगा कि मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। जो प्रॉपर्टी आप सेल आउट करने में आपको जो है इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी में खरीद करना चाहता हूँ और इसके पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये तलब इशद हो गई, इसको हम कन्फर्मेटरी डिमांड या फॉर्मल डिमांड भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरी डिमांड, थर्ड डिमांड, कि हाँ जी अब आप मुझे अपनी पोजीशन दे दें अपनी प्रॉपर्टी की और ये लें पैसे, या जिसे तलबे तमलीक भी कहा जाता है।
जिसे डिमांड फॉर पोजीशन या तलबे तमलीक, अगर उसने ये 3 डिमांड्स की हैं और उसके पास इसका सबूत है, सबूत इस तरह होगा कि जब वो ये डिमांड्स करेगा अपने साथ 2 लोगों को लेकर जाएगा एज अ विटनेस। जब तलबे मुआसबत करेगा तब भी अपने साथ 2 विटनेसेस को लेके जाएगा, जब तलबे अशद करेगा तब भी, जब तलबे तमलीक करेगा तब भी। और ये तीनों अलग अलग होना चाहिए, अगर हो तो ठीक है, ना हो तो सेम जो विटनेसेस जो फर्स्ट डिमांड, सेकंड और थर्ड डिमांड के टाइम तीनों सेम भी, तीनों टाइम पे सेम विटनेसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया शाफी खिलत गेट्स प्रेफरेंस। अब ये राइट किस तरीके से होगा? अगर 3 लोग एक ही डिमांड करने आ जाते हैं, 3 लोग हैं ना इसमें, हमारे पास शाफी जार है, शाफी खिलत है और शाफी शरीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें अगर हमारे पास ये तीनों लोग आके कहते हैं कि हम खरीदना चाहते हैं, तो किसको पहले देना है, किसको बाद में, और किसको प्रेफरेंस किसको मिलेगा किसके ऊपर। तो शाफी खिलत गेट्स प्रेफरेंस ओवर शाफी जार। शाफी किल्लत मीन्स जो आपका को शेयरर है, को ओनर है, या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर को लीगल हेयर है, ही गेट्स प्रेफरेंस ओवर ऑल द प्रीएम्प्टर्स। शाफीज जितने भी शाफी हैं उन सब के ऊपर इसको जो है वो प्रेफरेंस हासिल होगी। अब इसके अंदर देखें, एग्जाम्पल है, द ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू इरिगेट एक्स बाय वाटर फ्रॉम चैनल रनिंग ओवर द प्लॉट ऑफ वाई। Plot Y adjoined to the plot Z. Y is sold. The owner of the X and Z claims as a preemption. अब आप बताएं कि दोनों लोग कर क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। उसके एक तो हो गया उसके एडजेसेंट, और दूसरा वो है जहां से पानी होकर आता है। मिसाल के तौर पर अपेंडिजिस से, जिसमें हमने कहा था कि जो है वो शाफी जात जो आपके साथ जो है इम्यूनिटीज वगैरह वो शेयर करता है, यानी वाटर कोर्स शेयर करता है या राइट ऑफ वे शेयर करता है, ठीक है। ये 2 लोग हो गए। अब इसमें किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? कि जो आपके बिल्कुल जो है, यानी एक अगर जो हो गया बंदा जो बिल्कुल आपके प्लॉट के एडजेसेंट है, या जो को ओनर है आपकी और उसकी प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो सेम है, उसमें आप दोनों के दो है हिस्से हैं, 2 हिस्से। यानी मिसाल के तौर पर अब प्लॉट ऑफ लैंड एक्स लैंड है, ठीक है। अब वाटर कहां से आ रहा है? प्लॉट वाई के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब प्लॉट वाई जो है एडजॉइंट टू प्लॉट जेड, ठीक है। प्लॉट जेड के साथ वाई भी मिला हुआ है, लेकिन जो आपका को ओनर है, जैसा कि अगर आपका जो है वो प्लॉट एक्स है, तो फिर प्लॉट एक्स अगर सेल हो रहा है, सॉरी क्या कह रहे हैं, नहीं, प्लॉट वाई सेल हो रहा है, तो सबसे पहले किसको आप देंगे? जो शाफी खिल्लत होगा, यानी जो सबसे पहले आपका जो, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हमने पढ़ा था कि शाफी खिल्लत ऊपर है और शाफी जार नीचे है, जो आपके साथ इम्यूनिटी शेयर कर रहा है, यानी कि वो शख्स जिसके प्लॉट का आप जिसमें से आने वाला पानी आप दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कौन हो गया ये शख्स? ये हो गया एक्स और वाई, यानी कि जो एक्स की जो लैंड है वो उसके, और आप वाई जो जो दूसरी जमीन है, आपका जो है पानी सेम जगह से आ रहा है, तो सबसे पहले ये राइट उसका होगा कि आप ये अपना प्लॉट एक्स को दें, अगर वो दोनों क्लेम करते हैं तो। अब सेकंड है, ए ओन्स अ हाउस विच ही सेल्स टू बी। एम ओन्स अ हाउस इन नॉर्थ ऑफ ए एंड हैज राइट टू वे थ्रू ए। An owner has house to the south of A where the house shares a common wall. N and M claims as a preemption. अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी भी शख्स, मिस्टर ए का कोई प्लॉट है, वो मिस्टर बी को सेल कर रहा है या उसने सेल कर दिया है। अब 2 लोग हैं, जिसके एक तो वो हो गया कि हाउस है उसका नॉर्थ की तरफ, और फिर क्या हो रहा है वहां से राइट टू वे, यानी रास्ता आपका और उनका एक ही है, सेम रास्ता आप शेयर करते हैं। और दूसरा हो गया जो है वो एन, जिसकी वॉल आपकी वॉल कॉमन है। तो अब इसके अंदर किसको आप ये जो है वो राइट, ये किसको प्रेफरेंस मिलेगा? क्योंकि वॉल सेम है
और दोनों प्रॉपर्टीज सेम वॉल को जो है वो शेयर कर रही हैं, तो ये बंदा जो है इसको प्रेफरेंस मिलेगी। ऑब्वियसली ए का प्लॉट जो है वो जब ये दोनों क्लेम करेंगे तो एन को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की वॉल जो है वो कॉमन है दोनों की। अच्छा, ये राइट जो है वो स्टार्ट कैसे होगा? नंबर 2, द राइट अराइज आफ्टर द सेल। प्रॉब्लम अब इसके अंदर क्या है, इसमें एक और इसमें एग्जांपल है कि अ मुस्लिम ऑफर्स टू सेल हिज शेयर ऑफ अ हाउस टू डी, अ शाफी टू विच डी refuses, K thereafter sell to it to M, can D claim the preemption? अब बात यह है कि जब कभी भी कोई को ओनर है या को शेयरर है, अगर वो अपने को शेयरर को पहले उसने जो है वो ऑफर की खरीद करने के लिए, लेकिन अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो नाउ ही हैज राइट टू सेल समवन एल्स। अब उसको जो है वो डी आकर क्लेम नहीं कर सकता कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट करें, क्योंकि मैं जो है वो आपका को शेयरर हूँ। अब उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है कि अ को ओनर ट्रांसफर हिज शेयर टू हिज वाइफ as a as a doer, can another co-sharer claims the preemption? यानी कि अगर कोई गिफ्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी, यानी एज अ डोअर उसने गिफ्ट की अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी, तो क्या कोई इसके अंदर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्रिएट होगा उसी सेम प्रॉपर्टी के अगर को ओनर मौजूद हो कोई दूसरा? बिल्कुल नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी में से कभी भी जो है वो प्रीएम्पशन का राइट क्रिएट नहीं होगा जो कि बाय वे ऑफ गिफ्ट या बाय वे ऑफ डोवर किसी को दी गई हो। प्रॉपर्टी के अंदर राइट ऑफ जो है वो प्रीएम्पशन स्टार्ट ही उस वक्त होता है जब प्रॉपर्टी सेल की गई हो, सोल्ड आउट हो। नंबर 3 में कह रहा है द राइट डज नॉट अराइज इफ सूट इज ब्रॉट व्हेन एन इनकॉम्पिटेंट पार्टी, यानी ऐसा शख्स जिसका जिस तरह के ये इसके अंदर को ओनर आ जाता है, और जबकि को ओनर तो है ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेल हुई नहीं है, प्रॉपर्टी तो बाय वे ऑफ गिफ्ट गई है या बाय वे ऑफ डोवर उस बंदे ने अपनी वाइफ को दी है। तो ऐसी सूरत हाल में उसका राइट अराइज नहीं होता, उसका सूट जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा, वेन देयर इज अ डिफरेंस इन रिलीजन, अगर जो है वो रिलीजन अलग हो, मिसाल के तौर पर प्रियम्पशन का राइट तो इस्लामिक लॉ में प्रोवाइडेड है, तो अब इसमें कह रहे हैं कि द वेंडार मस्ट बी मुस्लिम, नो राइट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट अ हिंदू। अगर कोई भी शख्स जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो नॉन मुस्लिम है, तो उसके अगेंस्ट में प्रियम्पशन क्लेम नहीं किया जा सकता। जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसका मुसलमान होना जरूरी है। द प्रियम्प्टर शुड बी अ मुस्लिम, और जो शख्स क्लेम कर रहा है उसका भी मुस्लिम होना जरूरी है। यानी राइट ऑफ प्रियम्पशन ओनली कुड बी claim against a Muslim and by a Muslim, ठीक है। The vendee should be Muslim according to Calcutta and the Bombay High Court and not according to Allahabad and यानी पटना हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये जो इनके डिसीजंस पुराने आए हुए हैं उसके अंदर ये बात लिखी है कि कोई भी शख्स जो नॉन मुस्लिम है उसके खिलाफ राइट ऑफ प्रियम्पशन नहीं हो सकता जो है वो क्लेम। और दूसरा ये कि अगर कोई जो जिसका जो है वो जो अपना राइट क्लेम करने आ रहा है अगर वो भी मुसलमान नहीं है तब भी ये राइट क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी राइट ऑफ प्रीएम्पशन कुड बी क्लेम्ड अगेंस्ट अ मुस्लिम एंड बाय अ मुस्लिम। अच्छा, अब राइट अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ सेक्ट हो जाता है, तो क्योंकि देखें जो शिया लॉ है वो कहता है कि जी सिर्फ आपका जो शाफी शरीक है, यानी जो शख्स आपका को ओनर है, आप उसको जो है वो जो है क्लेम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जबकि सुन्नी लॉ के अंदर क्या है कि 3 लोगों को जो है वो एज अ प्रीएम्प्टर डिक्लेयर किया गया है। When there is a difference in sect, if the vendor and the preemptor are Sunnis, Sunni law will be applied, ठीक है। If are Shias, then Shia law will applied। अच्छा, the sect of the vendee is immaterial, जो सेल करने वाला है उसका सेक्ट चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, लेकिन जो शख्स प्रीएम्प्ट करना चाहता है अगर वो शिया ला से ताल्लुक रखता है तो वो कभी भी शाफी शरीक अगर नहीं है, कोई दूसरे जो है वो टाइप ऑफ जो है वो उसमें प्रीएम्प्टार में आता है तो वो क्लेम नहीं करेगा जब तक कि वो खुद शाफी शरीक नहीं होगा, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ द वेंडार और प्रीएम्प्टार इज शिया,
Shia law will apply because according to Shia law no Sunni can claim preemptor against a Shia. ठीक है, अगर वो सुन्नी क्या कहते हैं उसको, जो प्रियम्पशन क्लेम कर रहा है, प्रियम्पटार है, वो भी शिया है, और अगर जो शख्स वेंडार है यानी जो सेल कर रहा है वो भी शिया है, तो भी शिया लॉ अप्लाई होगा। और अगर जो शख्स जो है वो सेल कर रहा है वो सुन्नी है और क्लेम करने वाला प्रियम्पटार जो है वो शिया है लॉ है, तब भी शिया लॉ अप्लाई होगा दोनों सूरतों में। अगर कोई शख्स जो है वो शिया है और उसके खिलाफ जो है कोई भी सुन्नी जो है वो प्रियम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू शिया लॉ जाहिर है अब ये रूल्स बने हुए हैं, तो इसलिए जो है वो सुन्नी कोई भी शिया के खिलाफ जो है वो प्रियम्पशन का राइट अपना अक्वायर नहीं कर सकता, जबकि शिया जो है वो सुन्नी के खिलाफ अक्वायर कर सकता है। अच्छा, अब आ जाता है कि सुन्नी कैन क्लेम प्रियम्पशन अगेंस्ट अ शिया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। एंड विथ राइट ऑफ प्रियम्पशन कम्स ऑब्लिगेशन and reciprocity. If a Sunni can't preempt against the Shia, then Shia should also not be able to preempt against the Sunni. क्योंकि जब कोई शख्स अपना राइट देने को तैयार नहीं है तो दूसरे को भी कोई राइट नहीं है कि वो आकर आपके पास क्लेम करे। रेसिप्रोकल उसको जो है वो करार दिया गया है इस तरीके से, अगर कोई शिया नहीं क्लेम कर सकता सुन्नी के खिलाफ तो ऑब्वियसली सुन्नी भी शिया के खिलाफ नहीं क्लेम करेगा। तो इसलिए जो है वो कोर्ट्स जो है वो देखेंगी कि अगर कोई भी दोनों में पार्टीज में से शिया है तो फिर जो है वो ना तो प्रियम्पटार है बन सकता है वो, और ना ही जो है वो वेंडी बन सकता है। यानी अगर दोनों शिया होंगे तभी ये राइट अप्लाई होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी सुन्नी होगा तो ये राइट ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास एक जो है वो आ जाता है, एक और हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अ हाउस इज ओन्ड बाय ए बी सी एंड डी। A and B are Sunnis, C and D is a Shia and D is Christian. Sorry, इसमें एक शिया है और एक क्रिश्चियन है। अच्छा, a house is owned by A, B, C and D. A and B are Sunnis, C is a Shia, D is Christian. ठीक है जी। A sells his share of house to D. अब क्या हो रहा है कि D एक क्रिश्चियन है। Both B and C being a joint suit for preemption, क्योंकि देखें शिया ला के अंदर भी जो है वो शाफी शरीक तो है ना, वो प्रीएम्प्ट कर सकता है। तो अब ये दोनों जा सकते हैं प्रीएम्पशन के अंदर। बी एंड सी ब्रिंग सेपरेट सूट। अब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग अपना सूट फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं। फिर ये कोर्ट देखेगी कि जनाब इनमें से तलब अशद या तलब मुआसबत और तलब तमलीक किन किन ने किस किस ने की है, तो जिन लोगों ने तलब की होगी उसको जो है प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर दोनों ने ही की होगी तो फिर उसके अलावा जो है और भी चीजें देखी जाएंगी, फिर वो कोर्ट डिसीजन करेगी उसके अंदर। अच्छा, अ सुन्नी सेल हिज हाउस टू बी अ हिंदू, सी सुन्नी हु इज एज नेबर। ठीक है, ए का एक नेबर है जो कि सी है। अब वो प्रियम्पशन के अंदर जा सकता है। व्हाट इफ ए इज शिया। अगर ए जो है वो शिया है मिसाल के तौर पर और सी जो है वो सुन्नी है, तो क्या सिचुएशन बनेगी इसमें? तो ये होगा कि प्रियम्पशन का राइट क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि देखे ना जो ए है वो सुन्नी है, उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है सी, लेकिन सी खुद जो है वो। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर यही सिचुएशन ऐसी हो कि उसमें ए शिया हो तो फिर तो किसी को भी राइट नहीं बनेगा, क्योंकि जो शिया लॉ है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि कोई सुन्नी जो है शिया के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जो है सुन्नी लॉ में, उसमें शिया लॉ में ये भी लिखा है कि जो शख्स अगर जो है वो को ओनर है उसके अलावा कोई दूसरा शख्स है तो उसका भी राइट क्रिएट नहीं होता। तो इस तरीके से जो है वो ए आराम से अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू को सेल कर सकता है, उससे कोई भी शख्स, जाहिर है सी जो है वो नेबर में आता है और नेबर जो है वो शिया लॉ के अंदर प्रियम्पटार नहीं है। अगर लॉस्ट हो जाए ये राइट तो फिर क्या होगा? अब लॉस्ट कैसे हो सकता है, इसके अंदर कंडीशंस हैं इसकी, ये हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे ये लास्ट दो इसके अंदर जो है चीजें रही हुई हैं, इसको क्लियर करते हैं।
एक तो दोनों में अगर रिलीजन है तो उन दोनों में क्या फर्क है, सॉरी, जो सेक्ट का है, थोड़ा इसका क्लियर करते हैं। और अगर राइट लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा, और लॉस्ट होगा कैसे ये राइट। एक तो देखें, सबसे पहली बात ये है कि लॉस्ट होगा कि जब अगर अगर जो है वो सुन्नी हो कोई शख्स और उसने राइट ऑफ जो है वो प्रीएम्पशन क्लेम किया है, डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर। सुन्नी लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर कोई प्रीएम्पशन का राइट है किसी का और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं वो नहीं आ सकते उसकी जगह पर, बल्कि राइट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर कोई शख्स माफ कर देता है वेवर ऑफ राइट बाय प्रीएम्प्टर, अगर प्रीएम्प्टर अपना राइट अगर जो है वो वेव कर देता है तब भी वो क्लेम नहीं किया जा सकता, बाद दोबारा लॉस्ट हो जाएगा। इफ ही फेल्स टू प्री परफॉर्म द फॉर्मेलिटीज, यानी अगर वो तलब अशद, तलब मुआसबत नहीं करता या तलब तमलीक नहीं करता, तीनों डिमांड में से कोई एक भी डिमांड नहीं करता या तीनों डिमांड्स ही नहीं करता, फेल हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी उसका राइट लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि व्हेन प्रीएम्प्टर ज्वाइंट विद अ को प्लेंटिफ हु हैज नो राइट टू प्रीएम्पशन, यानी कोई शख्स ऐसा आके प्रीएम्पशन क्लेम कर रहा है और उसके साथ आके वो भी उसी सूट में ज्वाइन कर लिया उसने, उसका अपना तो प्रीएम्पशन का राइट था लेकिन जो दूसरा बंदा था प्लेंटिफ था उसका राइट नहीं था। जब उसका सूट डिसमिस होगा तो ऑब्वियसली जो इवन भले वो प्लेंटिफ ही जो उसके साथ एज अ जो है वो को प्लेंटिफ आ गया है, भले उसका राइट क्रिएट होता है या नहीं होता तो वो उसका राइट भी लॉस्ट हो जाएगा उसके साथ ही। व्हेन ही फेल्स टू परफॉर्म डिमांड्स, ठीक है, वही बात आ गई कि एक तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, दूसरा डिमांड्स मेट करनी है, वो भी नहीं की दोनों में से। व्हेन प्रीएम्प्टर रिलीज द राइट फॉर कंसीडरेशन, यानी कुछ पैसे लेकर वो कहता है कि मैं अपना राइट वेव कर रहा हूँ, भले आप फिर किसी और को सेल कर दो। अगर वो पैसे लेकर अपना राइट वेव कर देता है या बाय विदाउट एनी कंसिडरेशन वेव कर देता है तब भी उसका राइट खत्म हो जाएगा। व्हेन प्रीएम्प्टर ट्रांसफर हिज लैंड टू स्ट्रेंजर, यानी जब कभी भी कोई प्रीएम्प्टर है जहां से उसकी प्रीएम्पशन क्रिएट हो रही है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, अगर वो सेम प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है तो उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी उस प्रॉपर्टी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में, शिया और सुन्नी लॉ में। सुन्नी के अंदर को शेयरर ऑफ अपेंडिज, और अपेंडिजेस के अंदर जो शाफी जो है वो जार है वो और उसके अलावा नेबरर, ये तीन लोग जो है प्रीएम्पशन कर सकते हैं। जबकि शिया लॉ के अंदर ओनली को शेयरर, सिर्फ जो को शेयरर होगा या पार्टनर होगा सिर्फ वो क्लेम कर सकता है। सेकंड पॉइंट है ऑन डेथ राइट एक्सटिंग्विश। सुन्नी लॉ के अंदर अगर प्रीएम्प्टर की डेथ हो जाएगी तो राइट जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जबकि शिया लॉ के अंदर क्या है कि सूट में बी कंटिन्यूड बाय लीगल हेयर्स, अगर कोई जो है वो सूट फॉर्म किसी का राइट क्रिएट होता है और उसकी डेथ भी हो जाएगी तब भी उसके बच्चे उस सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बेनिफिट ऑफ द अबेटमेंट ऑफ प्राइस कैन बी क्लेम्ड। सुन्नी लॉ के अंदर अगर कोई शख्स कहता है कि जनाब इसने जो है वो प्राइस के लिए जो है वो जो अबेटमेंट है वो की है, यानी उसके खिलाफ क्लेम कर सकता है कि जो हमारे जो जिस प्राइस के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ उसी प्राइस के अंदर इसको खरीदना होगा और ये जो है उसके अलावा डिफरेंट अपनी प्राइस जो है वो नहीं मुझे ऑफर कर सकता, ये क्लेम किया जा सकता है। जबकि शिया लॉ के अंदर बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट ऑफ प्राइस कैन नॉट बी क्लेम। अच्छा, सुन्नी लॉ के अंदर कम अज कम जो है दो डिमांड भी होकर की गई होंगी तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है उसका क्रिएट हो जाएगा। अगर थर्ड डिमांड नहीं कर पाया, दो डिमांड उसने कर दी हैं, तलब अशद भी कर दी, तलब मुआसबत भी कर दी, तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन शिया के अंदर, अच्छा, शिया के अंदर लिखा हुआ है कि नो डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड कंफर्मेटरी डिमांड, यानी वो कहता है कि इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ही डिमांड भी अगर करेगा तब भी वो क्लेम कर सकता है। लेकिन सुन्नी लॉ में एक डिमांड करने के ऊपर उसका राइट क्रिएट नहीं होगा जब तक कम से कम वो दो डिमांड्स नहीं करता, या अगर तीन कंप्लीट करेगा तो कंफर्मेटरी जब तक नहीं करेगा तब तक तो है उसका राइट कंफर्म नहीं हो पाएगा, यानी उसको तीनों डिमांड्स करनी ही करनी है। अच्छा, अब हमारी जो है वो उसका टाइम भी खत्म हो रहा है क्लास का, तो अब आप बताएं, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें जी।
यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों की? मैम तलब अशद ॿुधायो। छा ॿुधायां? मैम तलब अशद जेको सेकंड कैटेगरी है ना। तलब अशद। अच्छा, आ जाते हैं उधर ही, शुरू में आ जाते हैं हम। ये तलब मुआसिबत तो हो गई, इमीडिएट डिमांड, ठीक है। तलब इशद मतलब, इशद कहते हैं एक तो, अच्छा इशद का मतलब होता है कि दूसरे लफ्जों में इसको कहेंगे कि इंतहाई अपनी जरूरत दिखाना किसी को, कि मुझे ये प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए, यानी कन्फर्मेटरी डिमांड कहलाती है। ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ जी ये खरीदने के लिए वाकई विलिंग है। कन्फर्मेटरी और फॉर्मल डिमांड भी कहते हैं इसको, कि दूसरी दफा अगर कहा तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है, यानी सामने वाले बंदे को पूरा पूरा जो है वो अदराक हो जाता है कि हाँ जी ये शख्स खरीदना चाहता है। तलब मुआसबत तो होगी इमीडिएट डिमांड, या जिसे हम जंपिंग डिमांड भी कहते हैं, यानी जैसे ही उसको पता चला कि वो एडजेसेंट उसकी को ओनर की प्रॉपर्टी या फिर एडजेसेंट प्रॉपर्टी या नेबरहुड की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो वो दो गवाहों को साथ लेके जाएगा और जाकर वहां पर तलब अपनी जो है, यानी अपनी जो है डिमांड पेश करेगा कि मैं खरीदना चाहता हूँ आपकी प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकंड नंबर में तलब इशद, यानी जो कंफर्म हो जाएगी। दो दफा अगर आपने किसी को कोई बात कही, जैसे कभी कभी आप किसी से कोई बात कहते हैं तो दूसरा बंदा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कहता है इसने ऐसे ही कहा होगा, अगर इसकी जो है वो नियत होती तो ये दूसरी दफा मुझसे जरूर कंफर्म करता। ऐसा हम फील करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपका फ्रेंड कहता है मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, मैं जो है वो खरीदना चाहता हूँ, अगर आप तुम मुझे, मैंने सुना है आप अपनी बाइक सेल कर रहे हो तो आप मुझे दे दो। अब क्या है, आपको कहा उसने, लेकिन उसके बाद दोबारा आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं की, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे उसको लेनी होती तो वो दोबारा मुझसे कहता। आप किसी और को सेल करते हुए एक दफा सोचेंगे जरूर, लेकिन आप कहेंगे कि उसने दोबारा तो कहा नहीं, अल्लाह जाने अब उसको चाहिए नहीं चाहिए। या तो आप खुद उससे पूछ लेंगे। सेकेंड टाइम जब तक आपसे वो बात नहीं करेगा तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि वाकई वो खरीदना चाहता भी है या नहीं। ठीक है, तलब इशद का मतलब है कंफर्म करना कि हाँ आपकी विलिंगनेस है, आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं तलब इशद। जी ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, और किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें। अच्छा वसीमा, आपने ले लिया अटेंडेंस बेटा? वसीम है क्लास में? मैम वसीम नहीं है, मैंने ले ली है, उसके पास सिग्नल का मसला है मैम। अच्छा, तो वसीम को बोलो कल की भी रही हुई हमारी अटेंडेंस और आज की भी। अच्छा, अब ऐसा है कि कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं लूंगी, अब इंशाल्लाह मंडे को हम क्लास लेंगे। अच्छा, इस दौरान अगर कोई शख्स कुछ पूछना चाहता है, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, तो मंडे की क्लास के लिए आप मुझे आज बता दें, जी मैम ठीक है। या फिर आप वसीम को बोलिएगा, वो मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है। और वसीम से कहें कि भाई बेटा ये आपकी अब 3 दिन की आपने अटेंडेंस सेंड कर दी, आज की, कल की और वेडनेसडे की भी, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, मुझे टॉपिक आप लाजमी बता दीजिएगा कल के मंडे वाले दिन जो है हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट हो, सब स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर लें। जो भी टॉपिक आप बोलेंगे, एक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं टॉपिक्स, हम उसको मंडे को डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई एक एक टॉपिक रह जाएगा तो हम ट्यूसडे को भी कर सकते हैं उसको डिस्कस, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारा कोर्स अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कोई भी चीज रही नहीं है इसमें, हमने मुकम्मल। जी ये मुझे अपने टॉपिक बता देने। ओके, अल्लाह हाफिज। इसको क्लास का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म होने वाली है अपनी क्लास।